निकालो मॉड्यूल लगाया थोड़ा बहुत। निकालो सब लोग मॉड्यूल। चालू करना है, ये चालू क्यों नहीं हुआ? लाओ मॉड्यूल डिस्कस करते हैं, कितना लगा लिया? कुछ तो लगाए होंगे मॉड्यूल। नहीं हुआ चालू? लगा लिया था ना पहले। एनामेटिक्स कंप्लीट हो गया। और वो न्यूटन वर्क पावर उसने कर लिया। अरे नहीं हो रहा क्या चालू? माइक चालू नहीं हो रहा। उसने बच्चे ने चालू किया था, कहाँ से होता है? ये सही है। नहीं मत करो, चालू करो। अब आ रही है? आ रही है? अब आ रही होगी, नहीं आ रही? अरे ये क्या है यार? उसको बुलाओ, अंश को बुला लो। अंश नहीं है आज? नहीं नहीं, ये वो सब तो सही है। पुष्पम सर को बुला लो। लाओ मॉड्यूल दो, एक मॉड्यूल दे दो। पिछली क्लास कितने लोगों ने अटेंड की थी? इससे पहली वाली फिजिक्स की ज्ञान दे रहा था जिसमें मैं। हाँ, 3 लोगों ने। इधर भी करने आओ ना। चालू करो माइक को। हाँ। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। आ रही है ना? आ रही है। देखो मैकेनिक्स के मिक्स कॉन्सेप्ट चल रहे थे। उसमें हमने फ्रिक्शन के ग्राफ्स, टू ब्लॉक ऑफ फ्रिक्शन की थोड़ी बहुत थ्योरी, इंक्लाइन प्लेन, ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी हमने। वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में एंट्री ले ली थी। ठीक। ज़रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। ज़रा ध्यान दें। इम्पल्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हर चैप्टर में इसका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे न्यूटन में भी बनता है, सेंटर ऑफ मास में भी बनता है, रोटेशन में भी बनता है। तो इम्पल्स हर जगह बनता है। और एडवांस में अगर इम्पल्स का कोई क्वेश्चन आया तो ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ इम्पल्स का क्वेश्चन हो। उसमें वर्क पावर एनर्जी भी इंट्रोड्यूस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इम्पल्स को हम डिफाइंड करेंगे क्या? चेंज इन मोमेंटम। अगर किसी चीज़ का मोमेंटम चेंज होता है तो पक्का कोई ना कोई इम्पल्स रही होगी जिसने उसका मोमेंटम चेंज किया होगा। यानी इम्पल्स का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? न्यूटन इनटू सेकेंड। इम्पल्स का सबसे फर्जी और बेसिक एग्जांपल वही है कि जैसे एक वॉल है, उस पर तुमने एक बॉल को मारा वी नॉट से, और बॉल सपोज वापस आई 3 वी नॉट से, तो मोमेंटम में चेंज कितने का आया है? पहले +m v0 था, बाद में -3 m v0 है, चेंज कितने का आया? 4 m v0। तो इम्पल्स कितनी मिली होगी?
जो ध्यान दें थोड़ा सा थ्योरी पे, फिर सीधे न्यूमेरिकल पे आएंगे। इम्पल्स कितनी मिली होगी? 4 mv नॉट। और वो दी किसने होगी? वॉल। इसकी वेलोसिटी किसने चेंज की होगी? वॉल ने। तो इम्पल्स कौन सी है वैसे? किसने लगाई होगी? वॉल ने। तो एन डी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, या तो इसको एन डी टी लिख दो, या फिर इम्पल्स बाय वॉल लिख दो। एक ही बात है, नाम क्या लिखते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो इम्पल्स के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पेज नंबर, सबसे पहला जो मेंस में भी आया है और एडवांस के लिए भी ज़रूरी है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। कहाँ गया? हाँ, पेज नंबर 23 से 24, क्वेश्चन नंबर 11। 24 क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, एक ही मॉड्यूल है क्या? कहीं दो है क्या एक बेंच पे? एक ही है सब लोग मिल बांट के? इधर है क्या दो? चार में दो हैं। बेसिक वाले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। इम्पल्स बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना। आ गया? क्या आ रहा है? बॉम्बे और बॉम्बे चेन्नई आ रहा है। ध्यान दो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिकल है। 25 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला 37। तो इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे वेलोसिटी के, हम बता सकते हैं। 25 का कॉस 37 कितना होता होगा? 20। साइन 37 15। अच्छा, बाद में वेलोसिटी 15√2 हुई, मतलब 15 इधर है और 15 इधर है। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम। क्यों? क्योंकि इम्पल्स कैसी लगी होगी, कोई बता रहा है? ऐसी तो लगी होगी इम्पल्स एन डी टी। मतलब नॉर्मल ने जो इम्पल्स लगाई होगी वो ऐसे लगाई होगी, उसने सिर्फ इसी वेलोसिटी को क्या किया है? चेंज किया है। 20 से चेंज करके क्या कर दी? इस तरफ 15। तो मोमेंटम में कितना चेंज आया? हॉरिजॉन्टल में तो मोमेंटम में चेंज नहीं आया, वर्टिकल मोमेंटम में चेंज आया। बॉल का मास कितना है? 1 kg। पहले मोमेंटम -20 था, बाद में मोमेंटम कितना हो गया? +15। तो चेंज कितने का आया? कोई चीज -20 थी, फिर +15 हो गई, 35 का चेंज। यानी एन डी टी की वैल्यू कितनी है? इम्पल्स बाय नॉर्मल रिएक्शन 35। डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। ये वॉल स्मूथ थी, ध्यान दो। अगर रफ होती तो ऐसा हो सकता है कि ये 15 भी एज इट इज 15 नहीं रहता। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? फ्रिक्शन होता। अगर ये स्मूथ नहीं होती, रफ होती, तो फ्रिक्शन होता। और फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है कि नहीं है? तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होता। अच्छा, यहाँ निकालते कैसे? मान लो, मान लो मैंने म्यू दे दिया। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो फर्जी होगा।
मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितनी आ रही है? 35। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालेंगे? सेपरेशन बाय अप्रोच। सेपरेशन कितने का था? सेपरेशन है 15 का, अप्रोच कितने की थी? 20। सेपरेशन बाय अप्रोच करोगे 15/20 तो ई आ जाएगा, कितना हो गया? 3/4 कितना होता होगा भैया? लेकिन कैच यहाँ ये है कि अगर ये वॉल स्मूथ ना होते हुए रफ होती और म्यू सपोज 0.2 होता, म्यू सपोज क्या होता? 0.2, तो फ्रिक्शन का इंपल्स कितना होता? एफ डी टी इक्वल टू म्यू इंटू एन डी टी, सही है? एफ इक्वल टू म्यू एन होता है, तो फ्रिक्शन की इंपल्स इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल की इंपल्स। म्यू कितना है? 0.2, तो फ्रिक्शन की इंपल्स हो जाती 0.2 इंटू एन डी टी, कितना है? 35। कितना हुआ ये? 7 हो गया। मतलब फ्रिक्शन ने कितना इंपल्स दिया? 7। अब फ्रिक्शन 7 बढ़ा भी सकता है और 7 घटा भी सकता है, यानी इसका मोमेंटम 15 था, तो 7 घट भी सकता है, 7 बढ़ भी सकता है। अच्छा, ये किस बात पर निर्भर करेगा, घटेगा या बढ़ेगा? फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा तो घटेगा, इधर लग रहा होगा तो बढ़ेगा। कोई बता सकता है किधर लग रहा होगा? कह नहीं सकते, बॉल घूमने के निर्भर करेगा। बॉल जब टकराई तो बॉल ऐसे स्लिप की या ऐसे स्लिप की, इस बात पर निर्भर करता है। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन था इसी मॉड्यूल में, ध्यान देना इधर। एक बॉल थी जो ऐसे घूम रही थी, कुछ ऐसा था, तो पूछा बताओ जब ये यहाँ पे टप्पा खाएगी तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? खुद सोचो। एक बॉल ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, जब ये टप्पा खाएगी नीचे तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? राइट या लेफ्ट? राइट, क्योंकि यहाँ पे जब पॉइंट कांटेक्ट में आएगा ये इधर स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। तो हम डायरेक्शन सिर्फ उसके घूमने से तय कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्शन तय नहीं कर सकते फ्रिक्शन इधर लगेगा या इधर लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन का कोई मेंशन भी नहीं। समझ में तो आ गया यहाँ तक? जरा इम्पल्स के चलें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जरा इम्पल्स के दूसरे पार्ट में चलें। जरा आ जाए पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 19। पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 19। पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 19। ये अपने मॉड्यूल में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन एक। बोलो। चलो देखो, 10 mm, अलग अलग स्पीड है। ये बॉब है, इसका मास कितना है? 10 m। एक बॉल है, ये मास m, स्पीड कितनी?
3u, एंगल कितना, यही वाला है ना 60, गलत तो नहीं लिया, यही दिया ना 60। ऐसे ही एक और बॉल है जिसका मास m है, स्पीड u है, और यही एंगल कितना है 60, ऐसे ही तो टकरा रही है। ये 30 होगा इसका मतलब, ये 30, चेक कर लें। सेम ही तो दिया है 60 60, क्या बोल रहे हो, नीचे वाले एंगल्स लिखे हैं क्या, वर्टिकल से 60, वर्टिकल से 60, दोबारा देखते हैं अंतर क्या है। तो ये एंगल भी 30 होगा ना फिर, दोनों बराबर ही तो होने वाले हैं, 30 डिग्री ऐसा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है एंगल लिखने में। अब जरा समझें इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। पहले तो एक चीज़ फील करें कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ये दोनों ऐसे टकराएंगी, लेकिन क्या ये नीचे जाएंगे, मान लो ये ऐसे टकराई, ये ऐसे टकराई, इसका मोशन क्या इधर हो सकता है, या तो लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट हो सकता है, अप डाउन हो सकता है क्या, डाउन नहीं हो सकता, अप हो सकता था। अगर नीचे से बॉल मारोगे तो ये अप जाने में क्या दिक्कत है, अब तो चला जाएगा, लेकिन डाउन नहीं जा सकता, क्यों, टेंशन है, इनएक्सटेंसिबल है, वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, कोई स्प्रिंग थोड़ी है, हाँ स्प्रिंग होती तो वो डाउन भी जा सकता था। यानी एक चीज तो पक्का है कि नीचे तो कोई स्पीड नहीं आने वाली है, यानी 3u का cos 30, 3u का cos 30 है ना, लिख ही देता हूँ, 3u√3/2। अच्छा नीचे क्या आएगा, 3u का sin 30, 3u/2, नीचे क्या आएगा u/2, इधर क्या आएगा u√3/2। ये वेलोसिटी इसको टुकड़ों में तोड़ लिया। अब मैं बोल रहा हूँ, जब ये दोनों बॉल इससे टकरा गई तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 11 12 12 m, और स्पीड किस तरफ आएगी, वैसे तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कह रहा है, लेफ्ट राइट, राइट आएगी। क्या मैं हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूँ, वर्टिकल में, वर्टिकल में नहीं लगा सकता, हॉरिजॉन्टल में लगा सकता हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी इम्पल्सिव फोर्स जो कि एक्सटर्नल हो नहीं, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता, वर्टिकल में इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि वर्टिकल में इम्पल्सिव फोर्स है, टेंशन, तो वर्टिकल में कंजर्व नहीं है मोमेंटम। और ये गारंटी है कि वर्टिकल में इसके पास मोमेंटम 3mu/2, इसके पास mu/2, टोटल 4mu/2, यानी 2mu जो भी है वो पूरा का पूरा फाइनली क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। वर्टिकल में तो स्पीड आने वाली नहीं है, हॉरिजॉन्टल में आएगी, कितनी स्पीड आएगी जरा देखें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, 3mu√3/2 माइनस mu√3/2, 2mu√3/2, सही है, दो से दो निपट गया, mu√3 इक्वल टू 12m, m से m कट गया, स्पीड आई u√3/, सही है, 12mv, ये जो हम निकाल रहे हैं v डैश आई u√3/12, सही है। स्पीड पूछा होता तो हम बता देते, पता नहीं पूछा है कि नहीं पूछा, पूछी हुई है क्या, तो u√3/12 इधर स्पीड आ जाती है इसके पास। क्या वर्टिकल में कोई स्पीड होती, नहीं होती। अब देखें पूछा क्या क्या गया है, पूछा ये गया है इम्पल्स इन द स्ट्रिंग ड्यू टू टेंशन, टेंशन की वजह से कुछ इम्पल्स आई होगी, सही बात है, जब ये ऐसे टकराई होंगी तो झटका लगा होगा, टेंशन की वजह से इम्पल्स आई होगी, कितनी इम्पल्स आई होगी, खुद सोचो, इसके पास मोमेंटम कितना था 3mu/2, इसके पास कितना था mu/2, इसके पास तो पहले से ही कुछ नहीं था, तो 4mu/2 यानी 2mu, पूरा मोमेंटम 2mu खत्म कर दिया, किसने खत्म किया होगा, टेंशन ने, यानी टी डी टी कितना आया होगा, टी डी टी आया, टेंशन की इम्पल्स आई 2mu, ऊपर की तरफ आई होगी, कॉमन सेंस है, जितना पूरा वर्टिकल नीचे की तरफ मोमेंटम था वो पूरा चेंज कर दिया, पूरा खत्म करके जीरो कर दिया, किसने किया होगा, टीडीटी, पक्का। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो पहला पार्ट तो सही है, ए ऑप्शन क्या है इसका, सही है, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन u√3/14, गलत है, 12 होना चाहिए। अच्छा लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही बकवास चीज है, पहले एनर्जी कितनी थी बाद में एनर्जी कितनी थी लिख डालो, पहले एनर्जी कितनी थी 12mu², कंपोनेंट्स को मत लिखना,
नेट लिखना वो तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ 3m, नहीं नहीं, हाफ m 3u का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9u स्क्वायर। 9 1 10 डिवाइड बाय 2 5। पहले एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी 5mu स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? हाफ m स्क्वायर 3u स्क्वायर बाय 144। ये कितनी होती है? 12 से काटा तो ये भी 12, 3 से काटा तो ये कितना? 4, यानी mu स्क्वायर बाय 8। पहले इतनी थी, फाइनल इतनी है, तो डिफरेंस ही तो लॉस होगा। तो लॉस कितना आया? 5 माइनस 1/8, 39/8 mu। सही है? कोई भी ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो आगरा सही है एक, ओनली ओनली आगरा सही है। पक्का समझ, लॉस निकालने का तरीका भी समझ में आ गया, कॉमन सेंस। अगर यहाँ स्प्रिंग होती तो, सपोज स्प्रिंग ना होती, एडवांस में वहां क्वेश्चन में स्प्रिंग होती तो ये तो सही डेटा है, इधर तो u√3/12 भी आती, नीचे की तरफ भी आती, फिर आती कि नहीं आती? और कितनी आ जाती? मोमेंटम कंजर्वेशन कर देते किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। फिर थोड़ी देर बाद वो स्पीड क्या हो जाती? खत्म होने लगती, क्योंकि स्प्रिंग की एनर्जी में वो क्या होने लगती? स्टोर होने लगती। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? हाँ। पूरा मास ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर कहाँ? ऐसे? मतलब तुम ऐसे बोल रहे हो, एक बॉल में ऐसे मार रहा हूँ, एक बॉल ऐसे मार रहा हूँ, ये ऐसे जा रहा है। कॉमन सेंस पे तो हावी मत होने दो। मतलब एक कोई रस्सी से चीज टकी है, ऊपर से मैं मार रहा हूँ और वो ऊपर जा रहा है, ये कैसा सवाल है? अरे होगा ना, बिल्कुल बम्प हो जाएगा, लेकिन ये समझो ना, बम्प होने की, या तो वो बोलते कि झटका लगा और रस्सी ऊपर ले गई इसको। हकीकत में तो रस्सी झटका देती है, वो झटके की वजह से ही क्या हो जाती है, कोई चीज बम्प कर जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा बोला नहीं है, जब तक नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं करना है। पक्का समझ में है? रस्सी बोलते थे कि इतना झटका लगा है तो कुछ बात थी, वरना रस्सी इस पूरी वेलोसिटी को क्या कर जाएगी? खत्म कर जाएगी। इम्पल्स की कुछ और क्वेश्चन पे भी आ जाएं। अब आ जाते हैं जरा इम्पल्स का अलग टाइप के क्वेश्चन, और वो है वेज। पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 5। फटाक से आ जाओ। वेज के ऊपर बॉल टप्पा खा रही है, कैसे खा रही है, किस एंगल पे खा रही है, इसके बेस्ड क्वेश्चन देखो। जरा आ जाओ, पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 5। कैसे? देखते हैं। सब लोग निकालो क्या आ रहा है।
हुआ? बोलो। देखो, चलो नहीं हुआ इधर ध्यान दो, जिनसे हो गया वो इधर ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बॉल और वेज के बीच में कोलिजन है और उसमें इम्पल्स का यूज़ करना है, या क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ये डिटेल में पढ़ाया था जब मैं इम्पल्स पढ़ा रहा था। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये वेज के लिए ही, कहीं भी कोई और भी क्वेश्चन हो तो कैसे अप्रोच करेंगे ज़रा ध्यान दें। जैसे मैंने बोला, एक वेज है, ये फिक्स नहीं है, ये भी कुछ मूव कर सकता है। और मान लो ये बॉल है एक एम, जो वी नॉट स्पीड से टकराई। इसकी थ्योरी समझ लें। मान लो ये अभी रेस्ट पे था और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया है, ई दिया है। ठीक, एक बॉल का वेज के साथ कोलिजन, मान लो बॉल ऐसे गई और फाइनली कुछ गई हो ऊपर नीचे, जो भी गई हो, अभी जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एक चीज़ इसमें जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है, अगर यहाँ स्मूथ दिया है, जो कि अधिकतर सवालों में दिया होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, किस डायरेक्शन में कर सकते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या दोनों? बेसिक थ्योरी समझना पहले। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या दोनों, या एक भी नहीं? अलोंग, अलोंग द प्लेन, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अरे बड़े बड़े शब्द मत सोचो, बेसिक देखो। हॉरिजॉन्टल बस, वर्टिकल क्यों नहीं? नॉर्मल लग जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा वो नॉर्मल। पक्का समझ में? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ इस बार किसके अलोंग लगा सकते हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल। और अगर फ्रिक्शन होता तो अलोंग हॉरिजॉन्टल लगाना भी क्या होता, गलत होता। तो एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी? अच्छा बोलो इसका करें क्या? करो ऐसा कि वेज की बाद में स्पीड, वेज टकराने के बाद आगे जाएगा, पता नहीं क्या स्पीड है, तुमने मान ली। अरे इस क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जनरल वेज और बॉल के बीच के कोलिजन्स को कैसे सॉल्व करना है उसकी बात कर रहा हूँ। एक ध्यान दो, इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी वीवर, आ गई तो जाएगा। इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी, एम के पास, मान लो एक इधर है V2, एक इधर है V3। सही है कि नहीं है? बोलो। एक चीज मुझे, ऐसे ये तीन चीजें हैं जो मेरे पास क्या है, अननोन है, मुझे तीन इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो ये मिल गई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल गई, एम वी नॉट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ हॉरिजॉन्टल। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और चाहिए। एक और चीज दी हुई है मुझे, वो क्या दी हुई है, ई। ई का कैसे यूज करेंगे? ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, पॉइंट नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो होता है ई। सेपरेशन और अप्रोच क्या है, इसमें देख के क्या बता सकते हो, जरा ध्यान देना। क्या है सेपरेशन और क्या है अप्रोच, देख के बताना इस क्वेश्चन। अप्रोच कितने का है, ये एंगल दे दिया मैंने अल्फा। वी नॉट का अप्रोच है क्या वी नॉट का? ये अप्रोच सेपरेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं लगते, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में लगता है अप्रोच सेपरेशन। ये समझ में है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं लगता, जिस डायरेक्शन में भी कोलिजन हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, अप्रोच सेपरेशन। जैसे दो बॉल भी कोलाइड करती हैं, मान लो एक बॉल ऐसे जा रही होती, एक बॉल ऐसे जा रही होती, V1 से V2 से, और मान लो इसके पास V3 भी है, V4 भी है, फिर भी अप्रोच सेपरेशन के लिए सिर्फ हम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही यूज करेंगे V1 प्लस। तो अप्रोच सेपरेशन लगता किसके अलोंग है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। दो इन्फॉर्मेशन, ये समझ में आया? तीसरी इन्फॉर्मेशन वो हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी, तीसरी क्या है, कभी कभी कम भी पड़ सकती है। ठीक है, अब इसमें इम्पल्स कहाँ यूज हुआ, ये तो कुछ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो कोई इम्पल्स है नहीं, इम्पल्स कहाँ यूज हुआ, सवाल ये है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं दिया जाएगा, उसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे कि बॉल टकराई, तो बॉल टकराने के बाद ऊपर चली गई,
या इस एंगल पे चली गई या कुछ हो गया तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। ये पक्का समझ में है? लेकिन खास बात, ई किसके अलोंग लगा सकते हो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच किसके अलोंग? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। जरा ध्यान से समझना सारी चीज। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो, वो भी तब जब हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन नहीं है, वरना हॉरिजॉन्टल में भी नहीं लगा सकते। अब जरा इस सवाल पे आए। वेज के बहुत सारे टाइप्स हैं, जरा ध्यान दें। मैं इसीलिए नहीं रटवा रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है वेज आएगा। और ये जो अप्रोच है, ये कोई किताब की अप्रोच नहीं है, ये बनाई हुई खुद से अप्रोच है कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ई है, उसका यूज करना है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व है, उसका यूज करना है। तो ये कोई फिक्स अप्रोच नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है इम्पल्स का। जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाया, ध्यान देना, ये कितना मास था इसका? इसका मास कितना था? दिया ही नहीं होगा। अच्छा, पीछे स्टॉपर लगा हुआ है, ध्यान से देख पा रहे हो? मतलब ये तो पीछे नहीं जाने वाला। ये एंगल दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। ये मास m, इसके पास वेलोसिटी कितनी है? √3। और टकराने के बाद ये कैसा जा रहा है? टकराने के बाद एंड गोज अप विथ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब कुछ वेलोसिटी से ये कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। वो मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी। बस इतना ही सवाल है ना, ई दिया ना कुछ दिया, बोल दिया। अब तुम बोलोगे सर आपने बोला था हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इसमें कंजर्व कर सकते हैं क्या? क्यों? एक्सटर्नल है, स्टॉपर लगा हुआ है, वो नॉर्मल दे देगा इस डायरेक्शन में। यानी हॉरिजॉन्टल में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें नहीं लगा। और उन्हें लगवाना होता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो इसका मास नहीं देते। नहीं दिया उसका मास, क्या ले लोगे? ऐसा थोड़ी है कुछ भी ले लो। यानी यहाँ वो काम नहीं आया। दूसरी टेक्निक हमारी ई, ई भी काम नहीं आया, ना बोला इलास्टिक ना कुछ। अब फंस गए। अब क्या करें? अब बोलोगे ये सवाल होगा नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ध्यान देना। एक छोटी सी चीज तो हम जरूर समझ रहे हैं इसमें, वो है कि कभी कभी इम्पल्स के क्वेश्चनों में, जनरली इम्पल्स के ये वेज वाले क्वेश्चंस में इम्पल्स यूज करना नहीं पड़ता है। मोमेंटम से काम बन जाता है, ई से काम बन जाता है। लेकिन अगर यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, जरा ध्यान दें। मुझे बताओ, जब बॉल कांटेक्ट में आएगी तो इम्पल्स लगेगा कैसा? क्या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लगेगा? इम्पल्स तो ऐसे ही लगेगा। और वो कौन सा इम्पल्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन वाला। चाहो तो एनडीटी ले लो, चाहो तो जे लिख लो, तुम्हारी इच्छा है जैसे लिखना चाह रहे हो। ऐसे ही लगेगा इम्पल्स। इम्पल्स के दो कंपोनेंट होंगे, ध्यान से देखना। ये एंगल कितना है? बोलो। इम्पल्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा जे कॉस 60 और एक क्या होगा? तो ध्यान दो, हुआ क्या होगा? जे कॉस 60 ने क्या किया होगा? इस पे ही तो लगा होगा इम्पल्स, इस बॉल पे। जे कॉस 60 ने इसका ये वाला मोमेंटम पूरा क्या कर दिया होगा? खत्म कर दिया होगा। अगर नहीं करता तो ये और आगे जाता। इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम किसने खत्म किया होगा? जे कॉस 60। तो जे कॉस 60 किसके बराबर है? m × √3। क्या यहाँ से जे मिल जाएगा? जे इक्वल टू 1/2 है तो 2 इधर आ जाएगा, 2m√। जे मिल गया। और जे साइन 60 नहीं तो इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी होगी। तो जे साइन 60 इक्वल टू m × v final -0। ये समझ में है ये क्यों लिखा? जीरो से स्पीड वर्टिकल में कितनी कर दी? v फाइनल, तो मोमेंट इंपल्स इसके बराबर होगा। जे की वैल्यू पता है, 2m√3 साइन 60। v फाइनल कितना आ गया? हाँ, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे? बेटा ये है ना स्टॉपर, एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल एनर्जी बढ़ाता है। E इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? क्यों? हाँ, अगर ऐसा हुआ कि E की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो वो सुपर इलास्टिक कोलिजन में कंसिडर हो गया। और वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो E चेक कर लेते हैं कि E सही है। वैसे तो आंसर इसका क्या हो जाता है, जैसे 3 है। क्यों? एक्सटर्नल फोर्स है वो, क्यों नहीं देगा एनर्जी? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो तुमने इस पे कुछ फेविकॉल वगैरह चिपका दी या कुछ चिपका दी। जैसे मैं लात मार रहा हूँ इसमें, लेकिन ये हिल नहीं रहा, मान लो। बहुत तेज लात मार रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन ये हिल नहीं रहा। कौन खत्म कर रहा है काइनेटिक एनर्जी? पीछे स्टॉपर लगा हुआ है। हाँ ले रहा है ना, उसकी खा जा रहा है ना एनर्जी। क्या?
अरे तो जहां देना होगा वहां देगा ना एनर्जी। क्या? ये है ना स्टॉपर। स्टॉपर करेगा नहीं। स्टॉपर एनर्जी, अरे स्टॉपर मतलब इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फोर्स कैन इंक्रीज एनर्जी, वो तो अलग बात है। अब ई अगर 3 आ गया तो तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही सिद्ध हो जाएगा कि हाँ फिर ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। जरा ई देखें, ई कैसे चेक करेंगे, ध्यान दें। अब तुम्हें सब कुछ पता चला, ये इम्पल्स यूज करना समझ में आया। बहुत कम यूज होगा लेकिन हमेशा ये समझना पड़ेगा, इम्पल्स का एक कंपोनेंट इधर के मोमेंटम को संभालेगा, इम्पल्स का एक कंपोनेंट इधर के मोमेंटम को संभालेगा। दूसरा ई कैसे यूज करेंगे, ध्यान दें, मैं इसको हटा रहा हूँ। ई कैसे यूज करेंगे अभी समझ में आ जाएगा, देखो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, √3 मत कहना, √3 मत कहना, √3 को आगे एक्सटेंड कर लो ऐसे, √3। ये एंगल कितना है, 30। √3 का कौन सा कंपोनेंट, cos 30 या sin 30? अलोंग नॉर्मल, √3 का sin 30, यानी √3/2 क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में लेनी है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में लगा है, इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगी है। पक्का समझ में है? दूसरा, अप्रोच ये हो गई, सेपरेशन कैसे निकालेंगे। अब मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये कितनी निकल के आई थी मेरी, 3 निकल के आई थी ना। हाँ तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 60, तो ये एंगल भी क्या हो गया 60। तो √3 का कौन सा कंपोनेंट, cos 3 का cos 60 या 3 का sin 60? 3 का sin 60, 3√3/2, सेपरेशन ये है। तो E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन कितना है, अप्रोच कितना है, √3/2। ये इससे ये कट गया, ये इससे ये कट गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई 3, ई की वैल्यू 3 आ गई। यानी ये कौन सा कोलिजन है, सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो अगर कोई ऑप्शन आया प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो सही बात है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। स्टॉपर को लेके, समझ नहीं आया। बिल्कुल हाँ, इस पे ज्यादा तेज बॉल मारोगे तो इस पे और एनर्जी आ जाएगी। मतलब तुम बहुत तेज बॉल मारोगे तो ये आगे आ जाएगा, पीछे तो जा नहीं सकता। ये हाँ, यही तो बोल रहा हूँ। अरे पहली बात तो ये समझो, एफ एक्सटर्नल एनर्जी बढ़ा सकता है, एनर्जी घटा भी सकता है। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो लग किस डायरेक्शन में रहा है। ये पक्का समझ में आया। जैसे कोई बॉल तुमने यहाँ से फेंकी, या कोई बंदा ऐसे गया यहाँ से, यहाँ से कोई बंदा गया, किसी फोर्स इधर लग रहा हो, सोचो एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा हो, वो बंदा इधर जा रहा है, तो उसकी एनर्जी कम हो रही होगी या बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी। लेकिन अगर वो एफ एक्सटर्नल चाहे, बंदा खड़ा है और वही एफ एक्सटर्नल आगे लग रहा है, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। एफ एक्सटर्नल बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मल वेरिएबल है। हम्म, हाँ तो वो तो होता है ना। अच्छा उसको समझा रहे हो ऐसा। अरे मैं ये कह रहा हूँ यहाँ एफ एक्सटर्नल है, अगर एनर्जी बढ़ गई है तो उसका एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, वो एक्सप्लेनेशन ये है, एफ एक्सटर्नल है। एफ एक्सटर्नल ने कुछ तो ऐसा प्रबंध किया होगा जिस प्रबंध के कारण एनर्जी बढ़ गई होगी। अब वो एफ एक्सटर्नल वेरिएबल है, इनफानाइट है, कितना है ये हमें नहीं पता यहाँ। कहाँ पता है हमें यहाँ एफ एक्सटर्नल कितना है। पक्का समझ में है? वो छोड़ो, ये E3 आ गया तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हम्म, एंगुलर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये क्या है। अरे यार तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन तो ऑप्टिक्स के लिए है। अरे वो तो ज्योमेट्री बोल रहे हो तुम।
कि इसके एक कंपोनेंट खत्म कर देगा, दूसरा उड़ा देगा। लेकिन आई आर क्या है यार, इंसिडेंस वगैरह क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। किससे लिया है, हॉरिजॉन्टल से या फिर इससे? हाँ, इसका नॉर्मल है, उससे बॉल ऐसे आई थी और ऐसे चली गई। ये एंगल कितना था? ये एंगल कितना था? 60। ये एंगल कितना है? 30। ये 60 होना चाहिए। ई इक्वल टू 1 है। हाँ, तो फिर ई 1 नहीं है ना। तो मतलब तुम ये कह रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो यहाँ कुछ होता नहीं है, वैलिड इफ इक्वल टू 1 इन वेज केस। अरे नहीं यार, क्यों अपने मन से कुछ भी बनाना है? सही है, समझ में आ गया ना। आ जाओ अगले पे आ जाओ। आंसर इसका नॉट पॉसिबल होगा। और अगर बॉम्बे दिया है तो उन्होंने वो चेक नहीं किया, ई चेक नहीं मारा। उन्होंने बिना चेक किए सीधे यही इम्पल्स यूज कर लिया है उन्होंने। छठवा, आप बॉम्बे दे देंगे बिल्कुल, 3 अपन ने भी निकाल लिया है, लेकिन उसमें अपन ने ये नहीं देखा कि ई कितना है। ई 3 आ रहा है, मतलब ये सुपर इलास्टिक कोलिजन है, और ई 3 आना भी था, एनर्जी बढ़ गई। हाफ एम रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम थ्री का होल स्क्वायर, एनर्जी बढ़ गई। सुपर इलास्टिक में ही तो बढ़ सकती है, वरना बढ़ेगी कैसे? क्या वो केस? हाँ बिल्कुल लागू हो सकता है, क्यों नहीं, ये आगे झटका देके आगे जा सकता है ना। तो फिर ई 3 कैसे आ गया? वेज भी आगे आ गया हो ऐसा? हाँ तो वो तो हुआ है ना। मैंने कब मना किया, वही तो हुआ है। मतलब अरे इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन आई होगी, एनडीटी पक्का आई होगी। वरना खुद सोच, अरे खुद सोचो ना, एक एनडीटी इस पे भी तो लगा होगी। हाँ। हाँ, तो वो कितना अचानक से कैसे, क्या ये तो कुछ मेंशन नहीं ना। सॉल्व कैसे कर पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे यार, ऐसे बहुत असम्पशन हो सकते हैं। छठवा, छठवे पे आ जाओ। छठवा करो सब लोग। छठवे के साथ साथ 16वां भी करना। छठवा 16वां दोनों। सारे क्वेश्चन जब कर रहे हैं कॉमन सेंस से मान के चलेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज जिसका हमें नाम नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं मानना है। बेसिक बेसिक चीजें माननी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ई, इम्पल्स, यही सब।
60 डिग्री 4m m, पता नहीं कितनी स्पीड होगी, बस ये बोला है ये टकराने के बाद ऊपर जा रहा है ये, पता नहीं कितनी वेलोसिटी से, तो वी डैश मान ली। सही है, ये इससे टकराएगा, ये वेलोसिटी कुछ वी नॉट मान लूँ, कोई भी वेलोसिटी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, ये वी नॉट से आया होगा और टकराने के बाद ये ऊपर चला गया, तो ये कहाँ जाएगा, आगे चला जाएगा। कॉमन सेंस है, ये वी नॉट बाय 4 से जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले मोमेंटम इसका एम वी नॉट था, इसके पास अब हॉरिजॉन्टल में तो रहा नहीं, तो इसके पास रहेगा पूरा हॉरिजॉन्टल में, तो स्पीड वी नॉट बाय 4 रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्पीड मिल गई मुझे डायरेक्टली कॉमन सेंस से, वी नॉट बाय 4। ठीक, अब ध्यान दो, एक जे लग रहा होगा, ये 60 ये कितना है 30, जे के कॉस 30 ने क्या कर दिया होगा, एम वी नॉट से 0 कर दिया, या फिर पूरा एम वी नॉट खा गया जे का कॉस, तो जे √3/2 इक्वल टू एम वी नॉट, तो जे आ गया यहाँ से हमारा 2mv0/√3, तो जे के साइन 30 ने इसको ऊपर दिया होगा, सही है कि नहीं है, तो जे का साइन 30 इक्वल टू एम वी डैश, जे कितना है 2mv0/√3 का साइन 30 1/2 इक्वल टू एम वी डैश, एम कट गया, 2 से 2 कट गया, v0/3 यानी वी डैश मिल गया मुझे, वो कितना है v0/, सही है, देख लो। लेकिन निकालना ये सब नहीं था, निकालना क्या था, ई निकालना था, अप्रोच और सेपरेशन यूज करना है, तो ध्यान दो पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी, ये सब तो था नहीं उसके पास, सिर्फ ये थी वी नॉट, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं है, किस डायरेक्शन की लेनी है तुम्हें वेलोसिटी, ये तो वी नॉट है, ये 60 है, वी नॉट कॉस 60 लेना है या साइन 60 लेना है, साइन 60, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आया वी नॉट साइन 60, यानी ये सेपरेशन कितना आएगा, सेपरेशन में जूल है, क्या जूल है बताओ, सेपरेशन में ये भी मूव कर रहा होगा, ये समझ में आया, सेपरेशन के समय ध्यान देना, सेपरेशन के समय क्या हो रहा है, इसके पास v है कितना, अब निकालो सेपरेशन, इसके पास कितना था v0/, तो सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसका कितना सेपरेट, ये कितने सेपरेट कर रहा है 60 है, v0/4 का साइन 60 से सेपरेट कर रहा है, v0/4 का साइन 60 सेपरेट कर रहा है, और इसका भी एक कंपोनेंट सेपरेट कर रहा होगा, ऐसे लाइन खींच लो, ये 30 हो जाएगा, इसका कौन सा कंपोनेंट साइन 60, v0/√3 का साइन 60, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या 60 नहीं, कौन सा साइन 30, सही है, साइन 60 कितना होता है √3/, तो कितने कॉन्फिडेंस से बोला उसने √3/2, सही है, हाँ कितना आता है ये, निकालना जरा, कितना हो गया ये 7v0/8√3, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, अप्रोच कितना है पता ही था, 2 से काटा ये 4, तो 7 कितना हो गया ये 7/12 आ रहा है, ये तो आगरा आ रहा है, 1/3 नहीं है 7/12, शायद गलती करने पे 1/3 आ रहा हो, सिर्फ इस इसको लेने पे 1/3 आ रहा हो, उसको फिक्स मान दिया, मतलब पहले में उसको वेलोसिटी भी दे दी, बाद में उसको फिक्स भी मान दिया था, फिक्स ही मान दिया शुरू से फिक्स मान, चलो आगरा आएगा इसका आंसर, उम्मीद है लॉजिक समझ में आया होगा, इम्पल्स को कैसे यूज करना है, पक्का। अच्छा एक और दिया था, कौन सा दिया था, ये बॉल गिरेगी ये वाला, और बता दो 16, मान लेंगे कि हाँ समझ में आ गया है, 16 और कर दो बस, 16 और कर दो, फिर इम्पल्स रोटेशन की में एंटर कर जाएंगे, रोटेशन में कैसे इम्पल्स के क्वेश्चन बनेंगे, 16 16,
सिर्फ आगरा? बॉम्बे भी आ रहा है? मल्टीपल है ना? क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। Ball of mass 1 kg is dropped from a height 3.2 on a smooth inclined plane. Coefficient of restitution for the collision 1/2. The ball's velocity become horizontal after थीटा दिया नहीं है, ई दिया है 1/2। बॉल कितनी हाइट से गिराई गई है? 3.2 मीटर की हाइट से गिराई गई। ठीक, कुछ मास होगा, पता नहीं क्या होगा। और इंक्लाइन प्लेन साफ साफ दिख रहा है, इसमें फिक्स है क्या? बॉल का मास 1 kg दे रखा है। 3.2 की हाइट से गिराई है, तो जस्ट गिरते समय जब ये टच की होगी कितनी स्पीड आ गई होगी? √2 GH। कितना था ये? 3.2 कितना होता है? 32, 8 हो गया। 8 की स्पीड थी, तो जब बॉल गिर रही थी तब 8 की स्पीड थी, तो इम्पल्स ऐसा लगा होगा। सही है। थीटा तो दिया नहीं, ई दिया हुआ है शायद मुझे, है ना? और बॉल कैसी हो गई टकराने के बाद? दिया हुआ है ये। ठीक है, तो फालतू में ये सब भी क्यों बनना? टकराने के बाद बॉल जो है 1 kg ये हॉरिजॉन्टल हो गई, और टकराने के पहले ऊपर नहीं है स्पीड ये 8, वो तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बस ऊपर। टकराते समय स्पीड कितनी है? 8। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो होता है। ये कितना होता है? 1/2। जरा देखें, 8 ऐसी है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 8 का? ये भी थीटा हो गया। 8 का कॉस थीटा, यानी अप्रोच कितना है? 8 का कॉस थीटा। सही है। 8 का नॉर्मल के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट है? 8 का कॉस थीटा, वही अप्रोच होगा। सेपरेशन कितने का है?
वी नॉट का कौन सा कंपोनेंट? देख लो, इसको एक्सटेंड कर लो, मैं तो एक्सटेंड करके ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे वी नॉट है, ये थीटा है, तो वी नॉट का कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा। ये सेपरेशन है। इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। 2 से काटा कितना? 4। वी नॉट कितना हो गया? वी नॉट टेन थीटा इक्वल टू 4। एक इन्फॉर्मेशन ये मिली है मुझे, वी नॉट टेन थीटा इक्वल टू, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? एक ही इन्फॉर्मेशन मिली है, इससे अभी काम बना नहीं। दूसरा, अब जे को यूज़ कर लेते हैं। जब कुछ काम नहीं चल रहा तो जे को यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं जे कैसे यूज़ होगा। जे ऐसा लग रहा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो जे का कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू वी। पूरा 8 मोमेंटम खत्म कर दिया जे के कॉस थीटा ने, और जे के साइन थीटा ने क्या कर दिया? वही उन्हीं मिल जाए मुझे लग रहा है, वही मिल जाएगी मुझे लग रहा है। जे का साइन थीटा ने क्या किया? वी नॉट। वही आ गया रेशो, वही आ गई इससे इन्फॉर्मेशन। और कुछ दिया हुआ है क्या? ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फॉर द कोलिजन। और कुछ तो दिया भी नहीं है। हाँ, क्या बोला है? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो उससे क्या हुआ? इंक्लाइंड के, हाँ ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि इंक्लाइंड के अलोंग जो कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, और इंक्लाइंड के अपोजिट वाला ई टाइम्स हो जाएगा। या तो ये कर दो, लेकिन वो एक ही बात नहीं हो गई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इससे सेम डेटा नहीं मिला। इससे सेम कहाँ मिला? इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? वी नॉट बाई 8। सेम नहीं मिला यार, कुछ भी बोल रहे। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? वी नॉट बाई 8, छाप दो। वी नॉट स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 4। वही मैं बोलूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्फॉर्मेशन और है ही नहीं। वी नॉट कितनी आ गई? अंडर रूट 32 कितना होता है? सेम नहीं मिला, डेटा अलग अलग मिल गया। वी नॉट कितना आ गया? 4√2। अगर वी नॉट आ गया यहाँ पे 4√2 रख दोगे तो टेन थीटा कितना आ गया? 1/√2। तो थीटा टेन इनवर्स 1/√2 आएगा। देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही है। आगरा सही है, बॉम्बे सही है। टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज, ये भी निकाल सकते हैं। लॉस कैसे निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी पहले देख लो कितनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पहले 32 जूल थी। हाँ, हाफ एम। मैच कर रहा है क्या काइनेटिक एनर्जी भी? नहीं ना, लॉस इतना नहीं आ रहा ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? अच्छा, एक और पार्ट है। बॉल हिट द इंक्लाइंड प्लेन अगेन वाइल ट्रेवलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या? नहीं नहीं, दोबारा तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, तो ये आंसर सही नहीं हुआ, ये तो पॉइंट ही गलत दिया। आगरा बॉम्बे सही है। उम्मीद है इम्पल्स समझ में आ गया होगा। हाँ, तब तक तो वो तो वेज मूवी नहीं कर रहा ना, हॉरिजॉन्टल हो गई तो सीधे ही जाएगा वो। चलो जरा, इम्पल्स का ही रोटेशन में भी इम्पल्स आ जाता है, रोटेशन में भी इम्पल्स आ जाता है, जरा समझें। रोटेशनल इम्पल्स, इसमें तो इम्पल्स समझ में आता है, रोटेशन में इम्पल्स या बाकी चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन, कोलिजन वाले क्वेश्चन रोटेशन में कैसे डील करेंगे, जरा समझें।
जैसे मैं टाइप 1 लिख रहा हूँ पहले, सब लोग ध्यान दें। मैंने बोला एक रॉड है जो यहाँ हिंज्ड है, मास m, लेंथ l, या वैल्यू दे देता हूँ, शायद वैल्यू से ज़्यादा रिलेट कर पाऊँ। मास दे दिया रॉड का 3 kg, रॉड लेंथ है 4 मीटर, एक बॉल है 1 kg की, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, या 12 ले लो, 12 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, टकरा रही है ऐसे, 12 मीटर पर सेकेंड से टकरा रही है यहाँ पर, और ये दिया हुआ है 1 मीटर, और ई की वैल्यू दे दी है 1/2। तुमको निकालना है ओमेगा ऑफ रॉड, वी फाइनल ऑफ बॉल। निकाल दो जरा। टाइप 1, टाइप 2, एक ये भी कर देना। ग्रेविटी 0 है, मास सेम ले लेता हूँ 3 kg, लेंथ है 4 मीटर, 2 kg ले लेते हैं। तीन के जी, और ग्रेविटी 0 है, इक्वल टू 1/2। फाइंड ओमेगा रॉड, वी फाइनल बॉल, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अंतर समझे दोनों सवाल में, उसमें वो हिंज है और उसमें वो हिंज नहीं है। पहले ये अप्रोच करें, तब हम कोलिजन की बाकी चीज़ों पर अप्रोच करें, रोटेशन की। समझ के करिए। अब इम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ, बहुत दिन हो गए इम्पल्स पूछे हुए एडवांस, क्या पता इस बार चांदी हो जाए। वेंचुरी मीटर याद आ गया होगा पहली शिफ्ट वालों को, कहा था चिल्ला चिल्ला के, पहले दिन ही झटका। इस बार कम जाएंगे कट ऑफ्स, ऐसा नहीं है तुमने मचाया है इसीलिए, कम ही जाएंगे इस बार। पहली बार तो ढंग का पेपर दे रहे हैं वो लोग। कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, डेटा नहीं है तब तक क्या एक्सपेक्टेड, ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती। ये लोग भी झूठी बोल रहे हैं कोचिंग वाले, ऐसा कुछ नहीं है। सबने तुक्के मारे हैं, किसी का तो सही हो ही जाएगा। सब तुक्के मार रहे हैं, किसी का सही हो जाए।
इस बार कुछ शिफ्ट्स में 140 पे भी 99 बन जाएगी। कुछ शिफ्ट तो ज़रूर ऐसी होंगी जिन पे 140 पे भी 99 बन जाएंगी। भी नहीं होता था, 190 180 पे 99 बनती थी। 148 पे एक आध शिफ्ट होगी। एक ही शिफ्ट थी, पहली और। चलो ठीक, लड़ो मत अब। तुम लोगों ने ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया। एक क्वेश्चन थे जिसके 4 में से 3 आंसर सही दिए उन्होंने, और तुमने तुक्का ही मारा तो चौथा। जरा क्वेश्चन मार्क कर लें, एनर्जी एंड मोमेंटम के। एनर्जी मोमेंटम के क्वेश्चन मार्क कर लें। नेक्स्ट क्लास पूरी कंप्लीट डिस्कशन की क्लास होगी। क्वेश्चन मार्क कर लें पहले एनर्जी मोमेंटम के। सबसे पहले शुरुआत करें, इंटीजर्स ना छोड़ें, पहले अच्छी चीजों पे आ जाएं। सबसे पहले इंटीजर पे आ जाएं। इंटीजर एनर्जी मोमेंटम यानी पेज नंबर 30 पे आ जाएं। पेज नंबर 30, 38 से 60 पूरे 22 इंटीजर। 38 से 60 पूरे 22 इंटीजर। कब है नेक्स्ट क्लास? परसों। परसों है ना, 38 से 22। मतलब कल का समय है तुम्हारे पास। ठीक, पैराग्राफ पे आ जाएं। पैराग्राफ पे आ जाएं। पेज नंबर 29, पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 31 से 33 इम्पल्स का। 31 से 33, मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर एंड इम्पल्स। अभी किया है वैसा ही है क्वेश्चन, 31 से 33। ये समझ में आ गया? कितने सवाल हो गए? 25। 25 हो गए। अभी रुक जाओ और। अब आ जाओ मल्टीपल पे। कुछ मल्टीपल तो हमने कर ही लिए। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना, सबसे फर्जी वाला है। 17 ऑब्लिक कोलिजन का सबसे फर्जी सवाल, ये बनना चाहिए पहले। 17 वाला करना, उसके बाद 20 वाला करना। 17 वाला करना, 20 वाला करना,
23 करना और 24 करना, एक 15 वाला करना और एक 12 करना, बस। ये एनर्जी एंड मोमेंटम समझ में आया? एनर्जी मोमेंटम का काम जल गया। क्या मुझे लगता है इतना ही कर पाओगे क्या? और भी कर लोगे ना? बोलो। कर लोगे और कर लोगे? हाँ, टाइम लगेगा क्या? चलो तो इतना करो, परसों है ना क्लास, ये करो, ये इसका कंप्लीट डिस्कशन। और काइनेमेटिक्स मैं पहले दे चुका हूँ। काइनेमेटिक्स तो मैं बोल चुका हूँ ना पहले ही। काइनेमेटिक्स कंप्लीट करनी है, काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स कंप्लीट करनी है, काइनेमेटिक्स में कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ, वो तो 15-20 कराए होंगे बस। अब दे दिया, काइनेमेटिक्स कर लिया होगा। बहुत सारों ने किया तो होगा, बुकलेट रखी थोड़ी होगी ऐसी बहुत दिनों से। न्यूटन दिया था क्या मैंने? अच्छा, न्यूटन के भी क्वेश्चन मार्क कराए थे, डिस्कस नहीं हुए थे। कौन कौन से कराए थे? एक तो थर्ड कराया होगा मुझे लगता है, जहां तक कि मुझे लग रहा है वो ये सब मार्क कराए होंगे मैंने, थर्ड कराया होगा। फोर्थ मैंने दिया था क्लास में ही शायद, मार्क कराया था क्या? थर्ड और फोर्थ मार्क कराए होंगे। 10 भी करा दिया होगा। और इसमें 12 भी दिया था ना मैंने। 12, 14, 18, तो जो मार्क कराए थे वो वाले भी करने हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मार्क मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि लिमिटेड टाइम में लिमिटेड कर सकते हैं। करना पूरा ही है। सही रिजल्ट चाहिए तो करना पूरा ही है। जरा ये और डिस्कस करें। फिर से मॉड्यूल अच्छी है, बात मानो, ये मॉड्यूल काफ़ी ठीक है। मतलब तुम्हें एडवांस में अगर ये पूरी मॉड्यूल शुरू से लेके एंड तक ट्राई कर ली, तो सोचने में बिल्कुल आलस नहीं आएगा वहाँ एडवांस के पेपर में। फिजिक्स में सोचने में बिल्कुल आलस नहीं आएगा। बैठे बैठे सोचोगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा कि 80% क्वेश्चन, 100% सोचोगे तो 60 के नतीजे मिलेंगे, 70 के नतीजे मिल जाए, कोई अच्छा हो। 100 के 100 का नतीजा नहीं मिलेगा, लेकिन सोच पाओगे सब सवाल पे, ऐसा हो जाएगा। और यही करना है वहाँ। वहाँ पेपर दे के आओगे तो बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकते कि तुमने कम अटेम्प्ट किए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। वहाँ उस समय, उस 3 घंटे में क्या बढ़िया परफॉर्म किया है पहले में, और अगले 3 घंटे में क्या बढ़िया परफॉर्म किया है, इसी पर निर्भर करता है। तो बस सोचना सीख जाओ। फिर से देखो ध्यान से। हाँ, लेकिन अब सोचना तो तभी आएगा जब बेसिक चीजें मालूम होगी। जैसे वेज के, आज बेसिक आइडिया ले लिया हमने, वेज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं या इम्पल्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये बेसिक तो आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आएगा तो वहां सोचोगे क्या? कुछ भी थोड़ी ना सोचना है। तुक्के कैसे मारे ये थोड़ी सोचना है। जरा यहाँ देखें, रोटेशन का इम्पल्स का आ गया तो क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। पहला सवाल, क्या आ रहा है इसका, यही बता दो चलो। क्या किया तुमने पहले वाले में, क्या दिमाग लगाया? क्या आ रहा है, 9/ओमेगा? 9/4 आ रहा है क्या सबका? सब लोग वेरीफाई तो करो। 9/4 आ रहा है। क्या लगाया बताओ, क्या लॉजिक लगाए? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें किस पॉइंट के अबाउट? हिंज के अबाउट। पक्का सही है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। अच्छा, लेकिन एक चीज बताना कि टकराने के बाद चित्र कैसा होगा। इसको हटा दूं यहाँ से। टकराने के बाद चित्र कैसा होगा? दो चीजें हो जाएंगी देखो टकराने के बाद। रॉड के पास क्या आ जाएगा? ओमेगा। और इस 1 kg के पास स्पीड पता नहीं कितनी हो जाएगी, तो क्या मान लूं, V0। दो ही चीजें तो बदलेंगी। जब बॉल टकराई तो इसके पास ओमेगा आ जाएगा, और रॉड इस बॉल के पास चिपक थोड़ी रही है बॉल, ऐसा थोड़ी बोला मैंने चिपक गई है बॉल। ई की वैल्यू कितनी दी है? 1/2। तो बॉल की वेलोसिटी कुछ चेंज होके पता नहीं कितनी हो जाएगी, V0 मान ली। अब लगा देता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम तो 0 था, इसका कितना होगा, M12। सही है। MVR पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। इसका M V0 × 3 प्लस 1/3। इसका मास कितना दिया था रॉड का? L² × ओमेगा। ये जला क्या? बोलो।
नहीं चला, आई ओमेगा ऐसे तो लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम हुआ 36 इक्वल टू 3v0, 3 से 3 कट गया, प्लस 16 ओमेगा। पहली इक्वेशन मिली। पहली इक्वेशन मिली। दूसरी इक्वेशन ई की इक्वेशन। ई भी तो दिया है, देखने के लिए थोड़ी दिया होगा। ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू ई। कितना दिया ई? 1/2। अच्छा, अप्रोच सेपरेशन क्या लिखें? मैंने फिर से बोला दोबारा, अप्रोच सेपरेशन सिर्फ किसके अलोंग लगता है? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यही तो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो दिख रही है। तो अप्रोच कितने का था? 12 का। तो सेपरेशन कितने का होगा? 6 का। जरा सेपरेशन बताना कितने का है, देखें सेपरेशन लिख पाए क्या? इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी? ओमेगा इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है? 3 मीटर है ना। तो सेपरेशन होगा 3 ओमेगा माइनस v0 इक्वल टू 6। ये लो दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। जरा सॉल्व कर दें। यहां से v0 उठाएं, 3 ओमेगा माइनस 6, 36 इक्वल टू 3। v0 उठाएं, 3 ओमेगा माइनस 6 प्लस 16 ओमेगा, 9 ओमेगा माइनस 18 प्लस 16 ओमेगा इक्वल टू 36। 36 और 18 कितना होता है? 54। 16 9 कितना होता है? 25। ओमेगा आया 54/25 रेडियन पर सेकेंड। जरा डायरेक्शन देख लें, सही है, सब बढ़िया है। ये लो भाई, क्या गलती हुई देख लो। हाँ, बताओ क्यों ना करूं? बताओ क्यों ना करूं? सोचो क्यों ना करूं। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लो। और ये ई, दो ही चीजें तो पता थी, दोनों यूज कर ली। बॉल आर पार निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी ऐसा? ले लो आगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे बॉल एक रॉड से टकराई यहाँ पे, ये रही रॉड ऐसे रखी हुई थी, बॉल को यहाँ बॉल टकराई। बॉल पीछे भी आ सकती है, पीछे मान लो कुछ भी नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे उसमें। कौन सी? हाँ, 1/3 ml² लिखा हुआ, आई ओमेगा लिखा हुआ। चला। और एंगुलर मोमेंटम सिर्फ किस पॉइंट के आउट कंजर्व है? एनजी के अबाउट, और किसी पॉइंट के आउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। और ई सिर्फ किसके अलोंग लगता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है तो ई बिल्कुल ये ना। अब सेपरेशन वी नॉट ना समझे, इस पॉइंट का भी वेलोसिटी तुमको लिखनी पड़ेगी। ये सेपरेट कर रहा है, तो ये ओवरऑल सेपरेट कितने से कर रहा है? फाइनली 3 ओमेगा माइनस वी नॉट से। अगले वाले में और इस वाले में क्या अंतर है? इंज नहीं है वो। अब करो जरा वाला। हाँ, सवाल लिखा ही नहीं था क्या? तो अंडू करूंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा क्या? बहुत देर तक क्यों? तो नहीं आ रहा वहां तक, हाँ बहुत देर तक करना पड़ेगा। अरे कहाँ तक करते रहेंगे, दोबारा लिख देता हूँ। चलो नया सवाल। कर लिया था क्या तुम लोगों ने? नहीं किया ना? लो, एक रॉड थी ऐसे, मुझे लगता है मास वास सेम लिए थे मैंने। कॉन्सेप्ट समझे बस कि इसमें और उसमें अंतर क्या है। इसका भी मास 3 है, 3 kg, और लेंथ है 4 मीटर। और मैंने एक बॉल यहाँ मारी होगी कॉर्नर पे, कितने की थी? 2 kg। स्पीड कितनी थी? 10। ई की वैल्यू कितनी थी? हाँ, 1/2। और ये यहाँ मारी है कॉर्नर पे, ग्रेविटी 0 है। अब क्या होगा? अब रॉड सिर्फ घूमेगी नहीं, आगे भी जाएगी। यानी तुम्हें सेंटर के पास एक वी भी मानना पड़ेगा, एक ओमेगा भी मानना पड़ेगा। वी एंड ओमेगा, दो वेरिएबल हैं इस बार रॉड के पास, पिछली बार एक ही था।
एंगुलर मोमेंटम इसमें किस पॉइंट के आउट कंजर्व होगा? सोचो ना, हमको क्या मालूम, यही तो सोचना है। सवाल का जवाब दो, एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के आउट कंजर्व होगा? सेंटर के आउट कंजर्व होगा? हाँ, हाँ, सारे पॉइंट्स के अबाउट, कोई भी एक्सटर्नल कुछ नहीं है, कहीं से आउट कर दो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी के पास एडवांस की पीवाई की किताब है क्या? यहाँ पे है क्या? एडवांस पीवाई की देना। करो सब लोग आंसर निकालो।
क्या हुआ आया? हाँ, 3 इक्वेशन बन गई, बननी चाहिए 3, 3 वेरिएबल है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा दी क्या? लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं कोई एफ एक्सटर्नल, बिल्कुल लगा सकते हो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। रॉड का क्या लिखोगे लीनियर मोमेंटम? एम ऑफ रॉड इनटू वी सी ओ एम, ये समझ में है? कोई दिक्कत नहीं, बॉल का तो हम लिखना जानते हैं। अच्छा, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक ई, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। क्या? कहाँ है कंजर्व? हाँ, तो कंजर्व कहाँ रही? हाँ, ऐसा कर सकते हो, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल की आधी। कैसे? ई 1/2 है तो आधी लॉस हो जाएगी। भूल गए तुम फॉर्मूला, ऐसा नहीं होता, ई 1/2 होता है तो आधी लॉस हो जाएगी। ई 1/2 का तो अलग ही सेंस होता है, सेपरेशन बाय अप्रोच 1/2 होना चाहिए। वो अलग फॉर्मूला था, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 अप्रोच का होल स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, याद आ रहा है? उसमें ही 1 माइनस सी स्क्वायर था, आधी थोड़ी हो रही है। पहली बात, एनर्जी कंजर्व नहीं है, एनर्जी तभी कंजर्व होती है जब ई की वैल्यू क्या होती? 1 होती। यानी 3 इक्वेशन आएंगी और 3 वेरिएबल आएंगे। 3 इक्वेशन सबने बनाई है, 3 वेरिएबल आए हैं। तुमने ये सही बनाई है गलत बनाई है, इसका चेक अपने आप न्यूमेरिकल्स के थ्रू करेंगे जो डीसीटी में है। लेकिन तरीका समझ में आ गया होगा, इसमें भी ई है उसमें भी ई है, बस इसमें एक झोल है। एंगुलर मोमेंटम किसी के अबाउट भी कंजर्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर में, सबके अबाउट कंजर्व है। सेंटर ऑफ मास के आउट करोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा मतलब आईसीओएम ओमेगा प्लस एम वी सी ओ एम इंटू आर, ऐसे लिखते हो तो दूसरा वाला टर्म नहीं लिखना पड़ेगा। सोचो जरा जो मैं बोल रहा हूँ, आईसीओएम ओमेगा यही तो होता है, प्लस एम वी सी ओ एम इंटू आर, और सेंटर ऑफ मास के आउट ले रहे हो तो वी सी ओ एम की डिस्टेंस कितनी है उससे? 0, तो सिर्फ एक ही टर्म आएगा आईसीओएम ओमेगा। चल रहा है? तो होमवर्क सबको समझ में आ गया? जरा कुछ इम्पल्स के रोटेशन वाले मार्क कर लेना वरना भूल जाओगे कुछ, बस। हाँ, करा रहा हूँ मैं, इधर से चेक हो जाएगा, इधर आ जाओ। क्वेश्चन पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 28। पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 28। पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 28। 26 भी करना है, 28 करना है, 26 भी करना है। सही है, इसके बाद आ जाओ। पेज नंबर 44 मैट्रिक्स 59, कम ही दे रहा हूँ बस, पेज नंबर 44 मैट्रिक्स में 59 वाली, 59 वाली मैट्रिक्स दिख गई? बस यही एक्स्ट्रा चीज है जो तुम्हें करना है। हाँ, काइनेमेटिक्स के कोलिजन जरूर पढ़ लेना। काइनेमेटिक्स में जो कोलिजन होते हैं, मतलब दो बॉल ऐसे फेंकी तो कितनी देर में टकराएंगी, कहाँ टकराएंगी, ऐसा कोलिजन्स के तुम्हें पढ़ाए गए होंगे जब भी, जहाँ जिसने भी पढ़ाए हो कोलिजन्स कैसे होते हैं क्या होते हैं, जरूर पढ़ लेना। ऐसा लग रहा है मुझे इस बार कोलिजन से आ सकता है काइनेमेटिक्स से। हाँ, ध्यान दो इधर। इसमें 3 वेरिएबल होंगे, बस ध्यान दें, खत्म काम। एक वी सी ओ एम होगा, एक ओमेगा होगा, और एक इसकी 2 kg के पास फाइनल वेलोसिटी कुछ वी नॉट होगी। 3 वेरिएबल है। पहला एंगुलर मोमेंटम, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन 20 इक्वल टू 2v0 प्लस 3v/COM। क्या पहली इक्वेशन सही बनी? मोमेंटम कंजर्वेशन सिंपल। अगली इक्वेशन ई की इक्वेशन, ई की बना देता हूं, ध्यान देना, पहली इक्वेशन ई वाली 1/2 था ई, सेपरेशन, सेपरेशन क्या लिखोगे ध्यान देना, VCOM प्लस ओमेगा
इंटू 2 माइनस वी नॉट बाय 10। क्या ये जिला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच तो 10 का था, सेपरेशन इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी? लिखी तो कितनी आई, वी सी ओ एम प्लस ओमेगा इंटू एल बाई टू, ओमेगा इंटू एल बाई टू माइनस वी नॉट। बस ये इधर कर दो, तो 5 इक्वल टू वी सी ओ एम प्लस 2 ओमेगा माइनस वी नॉट। इक्वेशन नंबर 2, ये ई की इक्वेशन लिखी मैंने। तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर के आउट ले लें, किसी के भी आउट ले सकते हो, अपन सेंटर के आउट लेते हैं, एक टर्म कम लिखना पड़ेगा। तो सेंटर के आउट पहले था एम वी आर, सही है, डायरेक्शन क्या था, ऊपर ही था। ध्यान दो, इस पॉइंट के आउट लिख रहे हो तो ये डायरेक्शन कैसा है, ऊपर। अच्छा, बाद में लिखेंगे आई सी ओ एम ओमेगा 1/3 एम एल स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, आई सी ओ एम ओमेगा, ये भी ऊपर है, ओमेगा जिस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम, आई सी ओ एम ओमेगा ये भी ऊपर, प्लस एम वी सी ओ एम इंटू आर लिखना नहीं पड़ेगा। वी सी ओ एम की वी सी ओ एम से डिस्टेंस वी सी ओ एम की सी ओ एम से डिस्टेंस कितनी है, 0। दूसरा टर्म आता है ना एम वी सी ओ एम इंटू आर, ये वाला आर वाला के डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। इसका एंगुलर मोमेंटम 2 वी नॉट इंटू 2, सही है डायरेक्शन। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन सॉल्व करने पे सेंटर के आउट, हाँ 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 एक झूल है, सही कह रहे हो सही कह रहे हो, ये गलत लिखा है। 1/3 नहीं होता, सेंटर के आउट क्या होता है, 1/12 एम एल स्क्वायर, सही है। बाकी तो कोई झूल नहीं। अब 3 इक्वेशन सही सॉल्व करोगे सही आ जाएगा, गलत सॉल्व करोगे गलत आएगा। इक्वेशन सॉल्व करना क्यों सीखना है, तो सबको आता ही है। पक्का समझ में आया। हाँ, अब एक काम जरूर करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, एडवांस के तुम लोगों के पास पेपर नहीं है क्या, सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चंस है क्या, क्या तुम लोगों ने लगा रखे हैं एडवांस के पीवाई क्यू, मतलब 1998, 2000, 2002 ऐसे वाले लगा रखे हैं क्या? नहीं लगाए, बहुत बढ़िया काम किया। क्या पीवाई क्यू अपने पास एडवांस के लिमिटेड, बाकी सब जो कोचिंग में चल रहा है इधर उधर चल रहा है वो सब तामझाम है ना। हमारे पास है मॉडल पेपर ना तुम्हारे पास है, कौन बनाने वाला है ये भी नहीं पता, तो व्यक्ति कौन बनाने वाला है ये भी नहीं मालूम। तो सबसे बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो है पीवाई क्यू। जिन्होंने नहीं लगाए उनके लिए बहुत बढ़िया, फ्रेश है उनके लिए सब चीज़। जिन्होंने लगा लिए उनका मज़ा हो चुका है ख़राब, क्योंकि उन्हें पहले से पता है इसमें ये करना है। जिन्होंने नहीं लगाए वो बस एक छोटा सा काम करना, कि जैसे काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स के बहुत कम मिलेंगे, काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स के उठाना, पुराने जितने भी हैं 1998 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2000, 2012 में आया था, 14 में आया था, 20 में आया था, अभी तक के काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स के लगा के देखना क्वेश्चन, फिर उसमें परसेंटेज निकालना कि मैं कितना परसेंटेज क्वेश्चन बना पा रहा हूँ। बिल्कुल सॉल्यूशन मत देखना, सिर्फ ये देखना मैं कितना परसेंटेज क्वेश्चन बना पा रहा हूँ। यही हमें आगे सेंटर ऑफ मास और हर चैप्टर में यही स्ट्रेटजी अपनानी है। उसके सॉल्यूशन पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कि एडवांस के पीवाई क्यू सॉल्व करो, वो तो पागलपंती है। सॉल्व मत करो फिजिक्स में, क्योंकि वो नहीं आने वाला है। पागल थोड़ी है जो बार बार वही देगा। एडवांस ने बस एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट किए थे और वो टाइम था प्रोजेक्टाइल में, मतलब 2000 पता नहीं कब 20 में, ये रखा है सामने। उन्होंने 2-3 बार लगातार एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, बॉल टकराई, कुछ ई दिया हुआ है, फिर टकराई, फिर ई दिया हुआ है, ऐसे करके। मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है कि एडवांस अपने कॉन्सेप्ट को भी रिपीट करता है। यानी पेपर में जो आने वाला है वो एकदम सरप्राइज एलिमेंट है, और जो सरप्राइजेस के लिए रेडी रहेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे अच्छा परफॉर्म वहाँ वही कर पाता है जो सरप्राइज के लिए बेस्ट है, मतलब जो डरेगा नहीं कि ये तो क्लास में नहीं था, ये तो यहाँ नहीं था, ये मॉड्यूल में नहीं था। अरे नहीं था इसीलिए तो वहाँ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो जरा इनमें परसेंटेज निकालना, काइनेमेटिक्स, न्यूटन, वर्क पावर निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, परसेंटेज मेजर करते जाना। अगर तुम्हारे पीवाई क्यू 50% बनते जा रहे हैं तो 50%, 40% चांसेस है कि वहां भी बनेगा। यही बेस्ट तरीका है मेजर करने का कि हमसे वहां सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा।
और फिर से कोई गारंटी नहीं है कि तुमने 4 किताबें मैकेनिक्स की पूरी लगा ली हैं फिर भी तुम वहां मैकेनिक्स का उस समय एक सवाल आया हुआ निकाल पाओ। मतलब तुमने डीसी पांडे लगाई है, तुमने मान लो आशीष अरोरा कंप्लीट लगाई है, सारे कॉन्सेप्ट सीखे, तुमने एरोडो भी लगा डाली, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम वहां मैकेनिक्स का सवाल जो आया हुआ है वो पक्का निकाल पाओ, पक्का बना पाओ। यही तो सरप्राइज है आईआईटी के पेपर। पक्का समझ में आया? और हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है जिसने 3 किताबें लगाई हो वो ना निकाल पाए, लेकिन तुमने किताब नहीं लगाई है लेकिन तुम निकाल पाओ। वहां बस सोचने सोचने वाली बात है, वहां कोई कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होने वाला है। कौन सोच ले जाएगा वहां वो उस सवाल को कर ले जाएगा, और सोचेगा वही जो पैनिक नहीं करेगा, और जो पैनिक करेगा वो बस सब्जेक्ट बदलेगा। तुम देखना, तुरंत फिजिक्स से तुरंत केमिस्ट्री पे ना पहुंच गया, मेरा नाम बदल देना। होता है, सबके साथ होता है। डर गए, अरे ये तो दो पहले नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, केमिस्ट्री बनेगी हमसे तो। हम केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री में निपट लिए अगर 2-3 नहीं बने तो फिर लगातार सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा मैथ्स, और इसमें होता है सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट। मैं तुम्हें सही बात बताऊं, ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तुम ये सोचो कि ये 3 लगातार हमसे नहीं बने तो शायद ऐसा होगा कि कोई स्मार्ट होगा तो एक आध बना ले गया होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों बना के बैठा है और हमसे तीनों नहीं बन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और नहीं बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पेपर टफ है, हम तो बेस्ट 1 घंटे में जो निकाल सकते हैं फिजिक्स से वो निकालना है। वहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सब्जेक्ट बदलने की, डरने की, क्योंकि सवाल ऐसे आते हैं ना डरावने। तो पहला देख के डर लगेगा, दूसरा देख के डर लगेगा, तीसरा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनके 130 140 आए हैं बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि तुम्हारा एडवांस का पेपर नहीं बनेगा। तुम आज एडवांस का पेपर ले लेंगे, तुम अभी मेंस का पेपर दे के आए हो, तुमसे आज एडवांस का पेपर करा लें तो ऐसा नहीं है कि सब बैठे बैठे हैं। तुम, मुझे लगता है आज अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, क्योंकि अभी तुम चीज़ें जस्ट रिवाइज हैं, तुम्हारी तुमसे ज़्यादा चीज़ें भूली नहीं गई हैं मेंस। तो वहाँ बिल्कुल आईक्यू का गेम है। बहुत बार ऐसा होता है, तुम जरा पुराने सवाल उठाना, बहुत बार क्वेश्चन सिर्फ एफ इक्वल टू एम ए या सिर्फ डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी नहीं सोच पाएंगे। जैसे एक फोर्स का एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही अजीब क्वेश्चन था, उसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं था, बहुत डेंजर सा लॉजिक, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन था उसमें, उसमें ही उन्होंने फंसा दिया। तो वो चीजें ऐसी ढूंढते हैं जो सामने ना दिखे। मतलब वहाँ थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा शार्पनेस रहेगी तो काम बन जाएगा वहाँ। और बहुत नंबर हमें चाहिए नहीं वहाँ। तो जरा ये क्वेश्चंस करके देखना है, इससे बहुत काम बनेगा। ये स्ट्रेटजी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफी बैचेस में बताते थे, जब मैं रेजोनेंस में ही पढ़ाता था, बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट निकलता था उनका एडवांस का। उनकी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही थी कि वो एडवांस के कोई भी क्वेश्चन क्लास में नहीं कराते थे। एडवांस का एक भी क्वेश्चन क्लास में नहीं होगा। एडवांस के सारे क्वेश्चन तुमको खुद ही करने हैं, और भी क्वेश्चंस की तरह नहीं करने हैं, पेपर की तरह करने हैं। एडवांस का पेपर आया, अगर तुमने सोचो 12 पेपर लिख दिए ऐसे पेपर के फॉर्मेट में, और 12 पेपर में तुम्हारा रिजल्ट 33% से ऊपर है, तो डेफिनेटली वहां भी 30 पे गाड़ी अटकेगी या 25 पे अटक जाएगी, बुरा से बुरा गया 20 पे अटक जाएगी गाड़ी, लेकिन आएंगे उधर ही आसपास। लेकिन अब क्या है, एडवांस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले से मालूम है, तुम या तो वो दिशा में या एमटीजी में कहीं ना कहीं लगा के बैठे हो, तो अब तुम उनके जैसी सोच का क्वेश्चन लाओगे कहाँ से? इसीलिए अगर जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो पेपर की तरह लगाए। आज 2014 का उठा लो एक पेपर, ये बहुत बढ़िया चीज है। सारे नहीं लगाने हैं, कुछ लगाने हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 2014 का एक पेपर उठाया, टाइमर लगाया 3 घंटे का, जब भी 3 घंटे निकल आए तुम्हारे पास, बिना डिस्टरबेंस के 3 घंटे बैठ लिए। हाँ ऑब्वियसली जो नंबर तुम्हारा उस समय आया उससे काफी कम ही आएगा पेपर में। घर पे थोड़ी डर रहे हो, वहां तो पसीने छूटेंगे, तो नंबर तो वहां कम ही आएंगे, लेकिन लगभग आइडिया लग जाएगा कि हम कितने प्रतिशत क्वेश्चन वहां पे हम कर पा रहे हैं। ये समझ में आया? तो थोड़ा सा ध्यान दें इन चीजों पे। ये पेपर बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी कोचिंग के किसी इंस्टीट्यूट को किसी को नहीं मालूम कि क्वेश्चन सेट कौन से आने वाले हैं, किस टाइप के आने वाले हैं। तुमने पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ी है और कोलिजन तुमको नहीं समझ में आता कैसे होता है, और वहाँ क्वेश्चन जनरली ऐसा बनता है। ध्यान देना, ये एक बात बताता हूँ, मैं आईआईटी में जब था तो वहाँ एक प्रोफेसर आए हुए थे जो एग्जाम बनाने वाले पैनल में थे। तो सारे स्टूडेंट्स थे हम लोग, तो हमने एक बार उनसे डिस्कस किया था कि ऐसा क्या सोचते हो आप लोग पेपर बनाते समय। मुझे थोड़ी पता था मैं टीचर बन जाऊंगा, ये कभी काम आ जाएगा, लेकिन वहाँ आए हुए थे वो। तो ऐसा क्या सोचते हो क्वेश्चन बनाते समय कि मतलब आईआईटी का पेपर बहुत फेमस हो जाता है, अरे ये तो सेकंड टफ है या फिर बहुत टफ है।
पहली बात तो वो उठाते हैं, जिसके मन में ये गलत फहमी हो कि वो बनाते हैं ये गड़बड़ है, वो उठाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठाते इंडियन ऑथर्स की किताब से, वो बिल्कुल नहीं उठाते। उठाने लग जाएंगे तो तुम कल को चिल्लाने लगोगे डीसी पांडे से आ गया, गैलेक्सी खरीद जाए, गैलेक्सी की बिक्री कितनी हो जाएगी, नहीं आएगा। वो उठते जरूर हैं, और वो इस तरीके से उठते हैं फॉरेन ऑथर्स की बुक से या कहीं और सोर्सेस से उठते जरूर हैं। ऐसा नहीं है कोई आईआईटी का फैकल्टी वहां बैठा हुआ है, उसके मन में आया मैं आज एक सवाल बनाता हूँ आईआईटी के लिए, अगर वो खुद से बनाएगा तो उसमें 10 लूप होल आ जाएंगे। वो नहीं बनाता, वो उठाएगा फॉरेन ऑथर्स की बुक से ही। और ऐसा एक दो क्वेश्चन तुम्हें मिल भी जाएंगे, जैसे शायद पिछली साल वाला पाथ फाइंडर से था एक क्वेश्चन, तुम्हें मिल भी जाएंगे। अब उन्हें नहीं पता ना पाथ फाइंडर है लोगों के पास, तो बिल्कुल उठे हुए हैं किसी बुक से ही हैं। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस अगर उन्हें करना है तो वो थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं उन्होंने, ये समझ में आ रहा है। अब फॉरेन ऑथर्स की सारी बुक्स तो कोई लगाने से रहा, ठीक है कि लगाने से क्या ही मिल जाएगा उस, यानी वो जो भी क्वेश्चन, और हाँ क्वेश्चन का वो ऐसा चूज, अब उनको बहुत सारे क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स की, बहुत सारी किताबें हैं फॉरेन ऑथर्स की, उनको एक सवाल चुनना है, एक सवाल चुनना है उनको। ऐसा सवाल चुनना है जो बहुत लेंदी ना हो, ऐसा सवाल चुनना है जो उसमें थोड़ी सी चीजें हिडन हो, मतलब ऐसा नहीं है अरे ये तो रेंज आ गई, रेंज तो हम निकाल लेते हैं, समझ में आ रहा, कुछ हिडन हो उसमें, कुछ छिपा हुआ हो, जो बच्चा डायरेक्टली जो फिल्टर करे, कुछ देख पा रहे हो पीछे, कुछ ना देख पा रहे हो उस क्वेश्चन के पीछे क्या चल रहा है। तो उनकी मेंटेलिटी ये है। और दूसरा, वो क्वेश्चन हमेशा ऐसा रखेंगे जो बहुत सारे क्वेश्चन, अधिकतम 20% क्वेश्चन जनरल कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे। 20% क्वेश्चन जनरल कॉमन सेंस मतलब तुमको प्रोजेक्टाइल एकदम डिटेल में नहीं आना चाहिए, तुमको बेसिक कॉमन सेंस भी होगा, थोड़ा बहुत आता होगा तो उससे भी काम बन जाएगा। तुम देखना बहुत सारे क्वेश्चन उठाना जिनमें ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट क्लास का है, क्लास में डिस्कस किया गया है इसीलिए लोगों से बन गया, नहीं, उसने वहां भेजा लगाया कॉमन सेंस लगाया इसलिए बन गया। तो बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस बेस्ड भी आती हैं, क्योंकि ये एग्जाम बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, इसमें जो वहां दिमाग रखेगा, लेकिन अधिकतम 80% 90% लोगों का कॉमन सेंस वहां घास करने चला जाता है। वो तो जाना है, गर्मी का समय है, सरकारी स्कूलों में पंखे चल नहीं रहे हैं, और आज का ही दिन है जिसमें डिसाइड होने वाला है सब कुछ, और 2 पेपर हैं, तो कॉमन सेंस तो नहीं लगता। हाँ दूसरा पेपर लोगों का अच्छा जाता है, कभी नोटिस करना, एडवांस का पहला पेपर गंदा जाता है, दूसरा अच्छा जाता है। पहले में आधा घंटा तो डरते ही रहते हैं, पेन तो तब शुरू हो जब डरना बंद करें। दूसरे पेपर में डर बंद हो जाता है कि 3 घंटे बैठ लिए, गर्मी में भी बैठ लिए, पेपर में लिख रहे हैं, कुछ तो किया है 1 घंटा, तो अगले 3 घंटे अगला पेपर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का ठीक चला जाता है, पहला पेपर गड़बड़ जाता है। तो मेन डर का है, अगर डर पे थोड़ा कंट्रोल होगा तो 8-10 नंबर 15 नंबर का इंक्रीमेंट होगा, और 15 नंबर से कॉलेज ना मिलने से कॉलेज मिलने तक की स्थिति आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस है। हाँ इसीलिए अगर कोई ये सोच रहा हो मैंने काइनेमेटिक्स में यार मुझे तो काइनेमेटिक्स का ये वाला पोर्शन नहीं आता, कोलिजन वाला, मुझे वो नहीं आता, रिलेटिव नहीं आता, मुझे विंड वाले प्रॉब्लम नहीं आते, मुझे ये नहीं आते, तो मैं काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन वहां नहीं बनाऊंगा। अरे मत करना ऐसा, क्या पता वहां सिर्फ रेंज पे बेस्ड कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन हो, और तुम सोच रहे हो कि हमें काइनेमेटिक्स नहीं आता इसलिए हम काइनेमेटिक्स नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। तो एक काम करो, ये सब ज्ञान मैं दूं इससे अच्छा तुम एक बार पीवाईक्यू लगा के देखो, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में नहीं, पेपर के फॉर्मेट, बहुत बढ़िया। चलो पेपर के फॉर्मेट में लगा के देखना जो जो कर रहे हैं वो लोग। बाकी ये मैथ्स की क्लास है क्या? हाँ तो सीरियसली ये चीज करके देखो, काम बनता हुआ नजर आ सकता है।